बेटा आज हम लोग हमारे क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वेक्टर्स। अगर इस पे ग्रिप बना लिए तुम्हारी पूरी फिजिक्स बेटा तुमको आसान जाएंगी। कॉम्पिटिटिव का फिजिक्स बेटा डिफिकल्ट लगता क्योंकि उसमें एक तो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व रहता, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व रहता, वेक्टर इन्वॉल्व रहता और ग्राफ्स इन्वॉल्व रहते। अगर बेटा इन चारों चीज़ों पे तुमने ग्रिप बना लिए तो फिर तुमको फिजिक्स हार्ड नहीं लगने वाला। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और उन क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग फिजिक्स के लॉ को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ऐसी क्वांटिटी कहलाती फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी क्वांटिटी बेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इन क्वांटिटी के टर्म्स के अंदर हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं, ये कहलाती फिजिकल क्वांटिटी। देखो जैसे न्यूटन का तुमने सेकंड लॉ पढ़े, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस फोर्स के अंदर देखो दो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, एक फोर्स और एक मोमेंटम। तो देखो फोर्स और मोमेंटम बेटा दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इनको मेजर कर सकते हैं। और ये न्यूटन का सेकंड लॉ इनके टर्म्स में क्या हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो कहलाती फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को तो बेटा हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। हालांकि एक और क्वांटिटी आती है टेंसर, लेकिन राइट नाउ 11th 12th के अंदर तुम हमको उसके बारे में कोई कंसल्ट नहीं है। हम दो ही ग्रुप में पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल क्या लगता, मैग्नीट्यूड, वो कहलाती स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगता, ये कहलाती वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा ये तो था किताब का डेफिनेशन। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जो क्या फॉलो करती, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो क्वांटिटी कहलाती बेटा वेक्टर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड, मेरे हिसाब से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना पूरा क्राइटेरिया नहीं है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता बेटा पहले, अभी यहाँ बात करता बेटा मैं करंट की। सोचो करंट स्केलर है कि वेक्टर है? जैसा मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, ये सर्किट में रेजिस्टेंस है 10 ओहम, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगाया मैंने 20 वोल्ट। तो बेटा सर्किट में करंट कितना आएगा, तो ओम्स लॉ लगा लेते, V इक्वल आई आर। तो आई आ जाएगा 2 एम्पियर। और करंट का डायरेक्शन क्या रहता, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो बेटा करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, ये 2 एम्पियर क्या है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है। और पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या है, उसका डायरेक्शन है। तो बेटा करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? सोचो, नहीं, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। देखो इसलिए तो मैंने बोला कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना दो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। देखो जैसा कि सपोज है कि ये पॉइंट है जहाँ पे हमने वायर को क्या करे, जोड़ के रखे। ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने ऐसी वायर जोड़ के रखे बेटा, ये 3 वायर हमने जोड़ के रखे। ये वायर में बेटा पॉइंट के तरफ करंट आ रहा है 2 एम्पियर, नीचे वाली वायर से ही बेटा पॉइंट की तरफ करंट आ रहा है 2 एम्पियर।
तो बेटा इस वायर में कितना करंट रहेगा? तो आंसर है 4 एम्पियर, है कि नहीं बेटा? इसमें करंट कितना रहेगा? 4 एम्पियर। अगर बेटा ये वेक्टर लॉ फॉलो करता, इफ करंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो बेटा फिर इस वायर में कितनी करंट रहती थी? 0। कैसे बेटा? देखिए नीचे आ रहा तो हम इसको बोलते थे -2 एम्पियर, ये ऊपर जा रहा तो इसको हम लोग बोलते थे +2 एम्पियर, तो 0। बेटा वेक्टर की यही तो खासियत है, एक डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, यहाँ पे करंट 0 थोड़ा था याली वायर में। याली वायर में तो करंट कितना था? 4। यानी करंट ने बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करा। उसके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन उसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करा। इसके लिए करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है बेटा? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। अब देखो बेटा, जैसा यहाँ पे सपोज एक बिल्डिंग है, ऐसा एक बिल्डिंग है भाई, इस पे भाई तुम्हारा कोई एक दोस्त है, चढ़ चुका है, लाइफ में टेंशन है उसको, वो जंप करना चाहता है, जंप करने वाला है। अब हमने एक रोबोट को भेज दिया, रोबोट को हमने बोले कि तो उसको एक काम करना, 100 न्यूटन से 100 न्यूटन फोर्स लगाना, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है? तो बेटा ये तो रोबोट है, हमको तो इसको यही बताना पड़ेगा ना कि 100 न्यूटन, अगर ये गया और 100 न्यूटन से इसको ऐसे फोर्स लगा दिया तो दोस्त तो बेटा नीचे तो गिरेगा, है क्या नहीं? कहाँ गिर जाएगा? सीधा नीचे गिर जाएगा। अगर उसको गिरने से रोकने का है तो हमको 100 न्यूटन ऐसा लगाना पड़ेगा। तो बेटा हमको जो रोबोट है, रोबोट को हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा और डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा, है क्या नहीं? तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती। कैसा है? देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक है ऐसा, यहाँ से इसको तुम खींच रहे अपनी तरफ 100 न्यूटन से, यहाँ से भाई इसको हम भी खींच रहे 100 न्यूटन से। तो ये ब्लॉक कैसा रहेगा? अगर ब्लॉक पहले रेस्ट में था तो ये अभी भी कैसा रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 न्यूटन कैसा माना जाएगा? +100। वेक्टर क्या बोलता है कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो बेटा इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये पहले भी रेस्ट में था और अभी भी काय में रहेगा? रेस्ट में। तो बेटा फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती। इसके लिए बेटा फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं बेटा? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब कर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल क्या लगता? मैग्नीट्यूड, वो कहलाती स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी लगता, डायरेक्शन भी लगता, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करती, ऐसी क्वांटिटी कहलाती वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा देखो, जैसे सपोज ये भूसावल है, भूसावल से हमको जलगांव जाना है, तो हमने बोला कि भूसावल से जलगांव के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो एक बंदा भूसावल से चलना चालू हुआ, जलगांव इधर था, वो 30 किलोमीटर ऐसा चला, तो क्या वो जलगांव पहुंचेगा? नहीं। तो बेटा यानी भूसावल के रिस्पेक्ट में अगर जलगांव को लोकेट करना है तो मेरे को भूसावल और जलगांव के बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा हमको डायरेक्शन कि देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट। तो हमको बताना पड़ेगा कि 30 किलोमीटर हमको कहाँ पे जाना है? तो 30 किलोमीटर हमको नॉर्थ ईस्ट में जाना है। तो भूसावल से 30 किलोमीटर कहाँ पे जाओ? नॉर्थ ईस्ट में जाओ। तो देखो तुम कहाँ पे पहुंचेंगे? जलगांव पे पहुंचेंगे।
यानी अगर किसी भी चीज को लोकेट करना है किसी के रिस्पेक्ट में, तो बेटा हमको उसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी देना है और उसका डायरेक्शन भी देना है। डिस्टेंस के साथ क्या लगाना है, डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ये वेक्टर नियम को क्या करती है, फॉलो भी करती है। जैसा यहाँ पे एक लड़का है, हमने इसको बोले 5 मीटर आगे जाओ, ये 5 मीटर आगे गया, यहाँ पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये डायरेक्शन को हमने क्या बोले, +5। अब हमने उसको बोले 5 मीटर पीछे आ जा, 5 मीटर पीछे आ जा, तो वापस यहीं पे आ गया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हुआ ना बेटा, पहले यहाँ पे था, पीछे आया तो इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -5। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, जहाँ पहले था वहीं पे आ चुका है वो। तो देख बेटा डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर के नियम को क्या कर रहा, फॉलो भी कर रहा। इसके लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो क्या बेटा कुछ को समझ में आ रहा, बेटा अचानक से तो वेक्टर समझेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। बोलो इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही फंडा नहीं है वेक्टर डिसाइड होने के लिए, उसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब बेटा वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंबल से। कैसा, जो भी बेटा तुम्हारी वेक्टर, जो भी तुम्हारी क्वांटिटी है, उसके सिंबल पे हम लोग क्या बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं। जैसे फोर्स का सिंबल F है, तो उसके ऊपर एरो बना दो, ये कहलाएंगे बेटा फोर्स वेक्टर। ये क्या कहलाएंगी, फोर्स वेक्टर। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कहीं पे F लिखूं, मैं सिर्फ कहीं पे F लिखूं, या फिर मॉडुलस, देखो बेटा ये दो दो लाइनों को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसका मतलब रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जैसा बेटा ये लिखा है 20 न्यूटन अपवर्ड, 20 न्यूटन अपवर्ड। तो देखो बेटा अगर सिर्फ मैं F लिखूं, तो इसका मतलब रहेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है। जैसा मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर इन साउथ। तो साउथ क्या है, उसका डायरेक्शन है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं मॉडुलस वेक्टर S या केवल S, तो इसका मतलब रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है, 30 मीटर। बोलो भाई ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन। और ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। ई, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिर्फ ई लिखा है या मॉडुलस ई लिखा है, ये रहेगा भाई तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देख बेटा, जैसा सपोज हमने बोले कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव।
अब मैंने बोला बेटा फोर्स है -20 न्यूटन, यानी इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ये हो गया बेटा इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मैं तेरे से पूछूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो बेटा फिर तो उस समय माइनस साइन नहीं लिखेगा, केवल तू क्या लिखेगा, 20 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता। ये माइनस साइन केवल क्या बता रही है, उसका डायरेक्शन, क्या इस डायरेक्शन में तेरे को 20 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो बेटा समझ में आया। जैसे सपोज मैंने इस डायरेक्शन को बोला पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने बोला भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट है -20 मीटर, यानी बेटा देखो नीचे की तरफ कितना जाना है, 20 मीटर जाना है। माइनस साइन ने क्या बता दी, नीचे की तरफ 20 मीटर जाना है। क्या भाई क्लियर है। तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा, तो हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हम केवल क्या लिखेंगे, 20। क्या क्लियर है बेटा। मैग्नीट्यूड लिखते समय माइनस साइन नहीं, साइन का रोल केवल डायरेक्शन में। नेक्स्ट है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते बेटा हम लोग। एरो के इस पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। एरो की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ एरो, किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। और जो हेड है बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। देख बेटा जैसा मैंने बोला कि कुछ फोर्सेस बनानी है, 20 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन, 20 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन। तो बेटा मैं यहाँ लिख देता कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 न्यूटन। तो बेटा मेरे को 20 न्यूटन के लिए कितना बनाना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में। तो देख बेटा ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो 2 सेंटीमीटर बना कौन सा डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। 2 सेंटीमीटर कौन सा डायरेक्शन में, साउथ। तो बेटा इसकी जो 2 सेंटीमीटर का मतलब 20 न्यूटन, यानी इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। और कहाँ पे थी बेटा, साउथ में थी। तो देख एरो हमने कहाँ पे बनाए, जो डायरेक्शन में साउथ है उस डायरेक्शन में हमने एरो बना दिए। अब यहाँ पे लिखा है जैसा 30 न्यूटन इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो देख बेटा ये तेरा नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ से एक लाइन बना ले बेटा। ये तेरा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो देख बेटा 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 10 न्यूटन। तो 30 न्यूटन के लिए तो कितना बनाएगा, 30 सेंटीमीटर। कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये ले बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब 30 न्यूटन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना दे। ये बेटा क्या क्लियर है। ऐसा लिखा है 40 न्यूटन इन 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट।
ठीक है बेटा, 40 न्यूटन कितना बनाना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। साउथ ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट के साउथ में, तो देख बेटा ये वेस्ट है, वेस्ट से कितना 30 डिग्री, कहाँ पे, साउथ की तरफ। साउथ ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट के साउथ में 30 डिग्री, तो देखिए बेटा ये वेस्ट है, ये साउथ है, यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, कितना, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं बेटा। ये बन गई तेरी 40 न्यूटन इन साउथ ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट के साउथ में। तो बेटा किसी भी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। एरो के इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। कोई भी वेक्टर की लंबाई क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका हेड रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखो मैंने यहाँ एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, मैं बोल देता 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 न्यूटन। तो बेटा 4 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 40 न्यूटन। और ये कौन सा डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता कि मैं इस वेक्टर को इस स्क्रीन पे कहीं पे भी बना सकता, मैं इसको कहीं पे भी बना सकता। बस मेरे को दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो मैं मैग्नीट्यूड ना चेंज होने दूं, और दूसरा उसका डायरेक्शन ना चेंज होने दूं। यानी स्क्रीन पे मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे ही बना सकता, यहाँ। लेकिन मेरे को बनाते समय क्या ख्याल रखना है कि वो पहले कौन सा डायरेक्शन में थी, नॉर्थ में, तो अभी भी कौन सा डायरेक्शन में रहे, नॉर्थ में। पहले उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 40, अभी भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहे, 40। तो अगर ये वेक्टर ए थी तो मैं वेक्टर ए को यहाँ पे भी बना सकता, यही वेक्टर ए है, समझ रहे। और देखो बेटा ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, और ये है बेटा तुम्हारी ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन बनाए थे यहाँ पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बेटा मैं इसको और कहीं पे ही बना सकता, यहाँ पे ही बना सकता मैं, देखो इसको। बस मेरे को क्या ख्याल रखना है कि 50 न्यूटन यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होना, 50 न्यूटन यानी 5 सेंटीमीटर। ये कौन सा डायरेक्शन में बेटा, वेस्ट, तो बेटा ये भी कौन सा डायरेक्शन में होना, वेस्ट डायरेक्शन में होना। तो देखो मैंने दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखा, दोनों का डायरेक्शन सेम रखा, तो ये वेक्टर बी है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बी बोलेंगे। यही काय को मैं इसको यहाँ पे ही बना सकता बेटा, ऐसा ये देखो, मैग्नीट्यूड चेंज मत होने दे, डायरेक्शन मत चेंज होने दे, तो ये वेक्टर भी यहाँ पे ही बना सकता बेटा, मैं इसको कहीं पे बना सकता। बस मेरे को दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो मैग्नीट्यूड ना चेंज होने दूं, और उसका डायरेक्शन ना चेंज होने दूं। ठीक है, ये देख, ये वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, देखिए नॉर्थ ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड था 30 न्यूटन, और कौन सा डायरेक्शन में बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं इसको कहीं पे बना सकता, देख बेटा यहाँ बना सकता। बस ये 30 न्यूटन यानी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 न्यूटन होना। ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में होना। तो ये अगर वेक्टर सी थी तो ये भी वेक्टर क्या रहेंगी, सी रहेंगी। मैं इसको यहाँ पे ही बना सकता बेटा, देख, बस 30 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, अगर ये वेक्टर सी तो ये भी वेक्टर सी, यहाँ पे बना सकता बेटा इसको मैं। ये कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी मैं एक वेक्टर को कहीं पे भी रिप्रोड्यूस कर सकता, केवल मेरे को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
बेटा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते समय एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि दोनों वेक्टर का जो टेल है, दोनों वेक्टर का जो टेल है वो कहाँ पे होना चाहिए, सेम पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, देख जैसा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये कहलाएगा बेटा उनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसा डायग्राम है बेटा कि ये ए है, ये बी है, तो बेटा ये दोनों के बीच का एंगल नहीं कहलाएगा, नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्यों? क्योंकि देख बेटा इस पॉइंट पर दोनों का टेल थोड़ा है, दोनों का टेल है क्या, एक का टेल है और एक का क्या है, हेड है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का इस्तेमाल करके बना देंगे। देख हम डायरेक्शन चेंज नहीं होने देंगे, ये जिस डायरेक्शन में था देख उस डायरेक्शन में देख, इसका मैग्नीट्यूड जितना था उतने ही मैग्नीट्यूड की एक वेक्टर बना देंगे। ये देख बेटा उतने मैग्नीट्यूड की एक वेक्टर बना देंगे, देख ये बना दिया हमने। हमने मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होने दिया, ये देख मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होने दिया और नई डायरेक्शन चेंज होने दिया। अब ये कहलाएगा तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी। के बात क्लियर है? अगर ये ऐसा है, ये देख, तो ये भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक का टेल है और एक का हेड है। तो देख बेटा हम कोई भी, हम इस वेक्टर को आगे निकाल देते हैं अभी, ये देख जिस लाइन के अलॉन्ग थी उसी लाइन के अलॉन्ग उसको आगे निकाल दिया हमने, ये देख आगे बढ़ा दिया ये। अब ये कहलाएगा तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा लिखने को कम है, समझने को बहुत ज्यादा है। कम से कम 20 लेक्चर जाएंगे भाई ये वेक्टर्स के ऊपर, इसके ऊपर ग्रिप बनाना है। तो बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल निकालते समय ख्याल रखो जब ये उस पॉइंट पे एंगल निकालो जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज होती, डाइवर्ज यानी जहाँ पे दोनों का क्या आता, टेल आता। अगर कहीं पे ऐसा है कि एक का हेड और एक का टेल है तो नहीं भाई, फिर नहीं चलेगा। फिर जिसका टेल था उसको, जिसका हेड आ रहा था, जैसा यहाँ पे इसका हेड आ रहा था तो हमने इसको क्या करे, आगे बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे इसका हेड आ रहा था तो हमने क्या करे, इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिए और फिर हमने बोले कि ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है बच्चों, आज यही तक, कल यही से शुरुआत करेंगे, इसको करके नोट्स तैयार रखो।